मानव अधिकार के बारे में कल चर्चा हुई थी। कल कुछ कम लोग थे, लेकिन कल बना के वीडियो मैंने डाल दिया है, आपका लिंक भी डाल दिया है। मानव अधिकार मोटे मोटे रूप में आप ये समझ लीजिए, ये वो अधिकार हैं जो किसी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर आपको घूमने से मना कर दिया जाए तो आपका उचित विकास संभव नहीं है। आपको बोलने से मना कर दिया जाए, सुनने से, लोगों को मिलने से अगर मना कर दिया जाए तो ये आपका उचित विकास संभव नहीं है। कल ये भी बात हुई कि वर्तमान समाज जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक बहुत लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। एक ऐसा इतिहास है जो शायद आप किसी किस्से कहानी के माध्यम से जानते होंगे। एक दास प्रथा लगभग पूरे विश्व में व्याप्त थी, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कोई भी एनीवन, कोई भी देश। और ये दास प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, कुछ मनुष्यों को दास बना लिया जाता था, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे रंग के आधार पे हो, चाहे किसी एनीवन, किसी भी बेस पे, ठीक है। और उन दासों का व्यापार किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था, जैसे ही वस्तु का करते हैं लगभग वैसा ही। लगभग हर शासक के पास एक दासों की सेना होती थी, जिसका प्रयोग वो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करते थे। लड़ाई के लिए अक्सर दासों का प्रयोग किया जाता था। कुशल सैनिक की मात्रा बहुत कम होती थी, अधिकांश उसमें दास होते थे, ठीक है, जिनको गाइड किया जाता था और वो जाके युद्ध लड़ते थे। दासों की स्थिति बहुत बद से बदतर थी। जो दिया वो खाया, जो जहां जो ऑर्डर मिला उसी में रहे, क्योंकि दासों का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग असंभव बना दिया गया था। और एक बड़ा वर्ग दास के रूप में था। ऐसा नहीं है कि 10 या 20% लोग केवल दास में थे। जैसे वर्तमान में यदि मैं कहूं कि गरीब वर्ग, जो उस समय दास वर्ग की स्थिति थी, वर्तमान में आप कह सकते हैं गरीबों के साथ वो कंडीशन है। हो क्या रहा है, वहां तो कोई फ्रीडम ही नहीं थी। वर्तमान में गरीबों को काफी फ्रीडम है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, जिस कारण से वो अपना अच्छा उपचार नहीं करवा सकते, अच्छा खा नहीं सकते। दासों को भी यही सुविधा थी, या असुविधा कह लीजिए। वो अपना ठीक से उपचार नहीं करवा पाते थे, अच्छा खाने को नहीं मिलता था, अच्छा पहनने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, और एक व्यक्ति जिसको सच बेसिक चीज भी नहीं मिल रही है। बेसिक चीज, खाना तो बेसिक चीज है ना, कपड़ा पहनना बेसिक चीज है, लोगों से मिलना, सोसाइटी में आपको रहना, ये तो बेसिक चीज है। नॉलेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जब आप एक दूसरे से मिलते हो। बुक तो ठीक है, अलग चीज है, लेकिन जो आदमी बुक नहीं पढ़ता वो गधा रहता है क्या? क्या वो कुछ नहीं जानता? जानता है। कैसे जानता है? सोसाइटी के माध्यम से, एक दूसरे से मिलता है, सोसाइटी के माध्यम से जानता है। तो ये वाली जो बात हो रही है कि जो पुराने समाज में मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट इस टाइप से कहीं नहीं था। सम्राट को नहीं, दोष गोसाई जो बाहुबली है, उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपके खिलाफ ये होगा वो होगा। उसको किसी से डर ही नहीं था। विधि क्या थी? जो राजा कह देता था वही विधि थी, जो शक्तिशाली आचरण करता था वही विधि थी, ठीक है। तो उस समय स्थिति कुछ वर्ग के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अधिकांश जो वर्ग थे उसके लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि वो मानव की श्रेणी में भी उनको नहीं माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ, इस बात की कल्पना की गई कि यह व्यक्ति भी ईश्वर की प्रकृति है और हम भी ईश्वर की ही प्रकृति हैं। जब हम दोनों ईश्वर की प्रकृति हैं, तो प्रकृति की एक ही रचना से अलग अलग बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मानव समूह का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक मतलब नेचुरल रूप से आपको मिले हैं। सांस लेने का अधिकार, घूमने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये नेचुरल है आपका।
नेचर ने आपको दिया है, घूमने के लिए इतनी सृष्टि दी है, इतना अच्छा सूर्य दिया है आपको एनर्जी के लिए, पानी दिया है आपको, कई सारे पेड़ पौधे फल उद्यान दिए हैं आपको, ठीक है। जिस तरह वो सब हैं, इसी तरह से मानव के अधिकार नैसर्गिक हैं एवं अप्रतिदेय हैं। नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय, नेचुरल, नेचुरल है मतलब प्रकृति द्वारा मिला है, एवं अप्रतिदेय है, इसको किसी ने दिया नहीं है, ये स्वस्फूर्त आपको मिले हैं, ठीक है। विधि द्वारा केवल इनकी घोषणा की जाती है, अलग अलग विधि द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ये आपके मानवाधिकार होंगे। सामान्यतः वर्तमान में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में मानवाधिकार को मूल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका एक लंबा इतिहास रहा है। मानवाधिकार जो शब्द है, मानवाधिकार शब्द सर्वप्रथम रूजवेल्ट ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहां के? अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने इस शब्द का यूज किया था कि रूजवेल्ट ने अगर इस शब्द का यूज नहीं किया तो उससे पहले मानवाधिकार की कल्पना नहीं थी। मानवाधिकार के बारे में लोग पहले भी सोचते थे, पहले भी प्रबुद्ध लोग थे। 539 बीसी बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है। 539 बीसी मतलब जो अभी आप ईयर देख रहे हैं, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 चल रहा है। 2023 माइनस कर दोगे तो जीरो पहुंचोगे, और जीरो में 539 माइनस कर दोगे, वो वाली डेट है ये, ठीक है। उस समय साइरस द ग्रेट ये एक शासक थे, साइरस द ग्रेट। इन्होंने बोल्विया नामक जगह पे कब्जा कर लिया, ठीक है, एक देश है, बोल्विया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिया कि सभी दासों को मुक्त किया जाता है। दासों को मुक्त कर दिया इसने, साइरस द ग्रेट ने। उनकी पहचान करवाई कि आप दास नहीं हो, आप मानव हो, रहो सोसाइटी में। लाखों की संख्या में दास थे इसके पास, उन्हें क्या किया? मुक्त कर दिया। आप लोग अपना जीवन जियो, ठीक है। अपना जीवन जीने के लिए उसने स्वतंत्र कर दिया। यह माना जाता है कि यहां से मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। इसके बाद बात आता है 1215। ब्रिटेन के सम्राट ने इस समय एक अधिकार पत्र जारी किया। उस अधिकार पत्र को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, इसके माध्यम से नागरिकों को कई अधिकार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता, समानता के संबंध में कई अधिकार प्रदान किए गए, ये मैग्ना कार्टा के माध्यम से 1215 में। इसके बाद भी बिल ऑफ रिक्वेस्ट लाया गया इंग्लैंड में, बिल ऑफ रिक्वेस्ट। बिल ऑफ रिक्वेस्ट 17वीं शताब्दी के आसपास लाया गया। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस की राजनीति में भी, फ्रांस का जो अधिकार पत्र बना 1789 में, यहां भी नागरिकों के मानवाधिकार को मूल अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया, ठीक है। इसके बाद अमेरिका में भी
अमेरिका के संविधान में शुरू के जो 10 अमेंडमेंट किए गए, 10 अमेंडमेंट जो उनके संविधान में किए गए, वो अमेंडमेंट भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे। ह्यूमन राइट, संक्षेप में इसको एचआर कहते हैं। शुरू के 10 अमेंडमेंट इसके ह्यूमन राइट से ही रिलेटेड थे। यह भी 18वीं सदी के आसपास था। इसके बाद स्वीडन में, अन्य जगह भी, आपके भारत में भी मानवाधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आगे बात होगी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये तो अभी जो हमने देखा कि ये सारे जो मानवाधिकार हैं वो कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटी पे थे, क्षेत्रीय समूह के आधार पे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी डिमांड प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब शांति समूह बनाया गया, लेकिन वो भी प्रभावी नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस बात की जोर जोर से मांग उठने लगी कि आप पूरे विश्व को आप समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हो, मनुष्यों को केवल आप साधन समझ रहे हो। भयंकर नरसंहार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके बाद युद्ध का बच्चा पैदा हुआ। युद्ध का बच्चा किसको कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये पॉइंट आप लिख लो, ये अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको युद्ध का बच्चा कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बच्चा कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसे युद्ध का बच्चा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति। विश्व में शांति बनी रहे, ऐसा जो आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई देशों के कई नागरिकों का जो नरसंहार हुआ है वो दोबारा ना हो, ये होमोसाइड दोबारा ना हो। ठीक है, इससे बचने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना की गई, उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग बनाए गए। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सुलह, वो आपका इंटरनेशनल लॉ का मैटर है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट पे। ठीक है, ह्यूमन राइट के संबंध में यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को एक प्रपोजल पास किया। 10 दिसंबर 1948 को एक प्रपोजल पास किया, जिसमें यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने यहां सभी व्यक्तियों के मानवाधिकार को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। सभी व्यक्ति के मानवाधिकार। व्यक्ति के मानवाधिकार मतलब केवल आपके नागरिकों के नहीं, विदेशों से भी जो जाएंगे उनके भी। नागरिक देश का होता है, व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो वैश्विक होती है। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी यूनिवर्सल है और सिटीजनशिप आपकी नेशनल है। किसी किसी देशों में सिटीजनशिप ड्यूअल होता है, जैसे अमेरिका में राज्य के भी आपको नागरिकता प्राप्त होती है और केंद्र की भी, लेकिन भारत में यह एकल है। आप छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हो, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश और यूपी का नागरिक नहीं हो सकता। सभी नागरिक केवल और केवल भारत के। तो यहां यूएनओ में यही बात कही गई
कि विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है कि विश्व में रहने वाले जितने भी मानव हैं उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, मानवाधिकार की रक्षा की जाए। और ये रक्षा प्रत्येक राष्ट्र जो यूएनओ का सदस्य देश है, प्रत्येक राष्ट्र अपने स्तर से अपने यहां करेगा। ये एक तरह से जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों को यूएनओ के माध्यम से प्रदान की गई। भारत भी यूएनओ का सदस्य है और इस प्रस्ताव पे भारत ने भी साइन किया है। ठीक है, तो जो प्रस्ताव पारित होता है यूएनओ पे, यूएनओ द्वारा, और जिन जिन देशों ने उस पे साइन किए होते हैं उन देशों के लिए यह बाध्यकारी होता है कि अपने यहां उसके संबंध में व्यवस्था करें। भारत ने भी एक देश है और भारत ने भी साइन किया है, इसलिए भारत ने भी इसके संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे आपके सिलेबस के माध्यम से, चाहे लॉ में ह्यूमन राइट एक्ट बना के 1993 में, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी मूल अधिकार के रूप में मानवाधिकार को सम्मिलित करके ये कहीं ना कहीं यूएनओ के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका डेवलपमेंट होता है मानवाधिकारों का। मानवाधिकारों का ऐतिहासिक विश्लेषण में आप यही सब चीज लिखेंगे। ठीक है, ठीक है।